नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल के साथ मौजूद। यहाँ पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी बताकर राहुल गांधी को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से एडवाइजरी सामने आई है। दोस्तों, क्यों राहुल गांधी को बोलने से रोका जा रहा है, बताएंगे क्या है पूरा मामला और कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया दी गई है। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी ने बुलाई है आज बड़ी बैठक। दोस्तों, बताएंगे कौन कौन से नेता मौजूद रहेंगे और क्या निर्णय लिया जाएगा। इसी के साथ में चुनावी घोषणा पत्र को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। साथ साथ बिहार में क्या भागेंगे भारतीय जनता पार्टी के एक और सहयोगी, बताएंगे क्या है पूरा मामला। दोस्तों, साथ साथ अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी ने एक और नया रिपोर्ट दर्ज किया है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए एक ऐसे व्यक्ति जिस पर लगे थे ईडी के छापे, बताएंगे क्या बीजेपी की वॉशिंग मशीन फिर से चालू हो गई है और बीजेपी के टिकट बंटवारे के बाद अब पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही जोरदार हंगामा करना शुरू कर दिया है। बताएंगे टिकट वापस कराने को लेकर नारेबाजी की जा रही है। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट के सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत देश के अंदर जबरदस्त परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है, देश की जनता परिवर्तन के लिए आगे आ सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जल्द चुनाव की घोषणा हो सकती है। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू कर सकता है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को जनसभा के दौरान बयानबाजी करने के लिए सतर्क रहने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से राहुल गांधी को कहा गया है कि जनसभा में भाषण के दौरान उनको अतिरिक्त सचेत रहने की जरूरत है और सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। राहुल गांधी ने पिछले साल नवंबर महीने में नरेंद्र मोदी को लेकर जो टिप्पणी की थी, उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से हिदायत दी गई है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या एडवाइजरी राहुल गांधी को ही दी जाएगी या अन्य नेताओं को भी दी जाएगी। क्या राहुल गांधी को ही ऐसा एडवाइजरी की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी के भी कई सारे नेता हैं जो इस तरीके की हरकतें करते हैं और राहुल गांधी जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उससे खराब शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बावजूद उनको एडवाइजरी क्यों नहीं दी गई, अपने आप में बड़े सवाल है दोस्तों। और दूसरी ओर राहुल गांधी को एडवाइजरी देने की क्या जरूरत है, क्योंकि राहुल गांधी अपने बयान को लेकर कई बार अदालतों में केस का सामना भी करते हैं। तो जब राहुल गांधी केसों का सामना करने को तैयार है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एडवाइजरी देने की क्या जरूरत है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। दोस्तों, इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग सिर्फ राहुल गांधी जी को ही एडवाइजरी जारी करेगा। क्या श्री नरेंद्र मोदी जी सहित बीजेपी वालों को क्यों नहीं, जो अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने अपशब्द भी लिखे हैं। दोस्तों, जो 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, जो शमशान कब्रिस्तान कहते हैं, सब पर बराबर से निर्देश हो और विधि सम्मत हो। कुल मिलाकर दोस्तों, सबको एडवाइजरी जारी की जानी चाहिए। राहुल गांधी को ही अलग से एडवाइजरी देने की क्या जरूरत है, अपने आप में गंभीर सवाल है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने इन्हीं सवाल को दोहराया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होने जा रही है, जल्द हो सकती है उम्मीदवारों की घोषणा। सूत्रों का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस पार्टी की आज बैठक होने वाली है। 100 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की जा सकती है। लिस्ट पूरी तैयार कर ली गई है, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई और नेताओं के नाम शामिल किए जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे खुद मैदान में उतर सकते हैं और अन्य पार्टी के नेताओं को भी मैदान में उतारा जा सकता है। सचिन पायलट जैसे भी कई सारे नेता हैं जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र को लेकर भी जल्द सामने आ सकती है। जो जानकारी दी जा रही है उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी कई सारे वादे लोगों से कर सकती है। गरीब लोगों के लिए न्यूनतम आय योजना के तहत गरीब परिवारों को 72,000 रुपए सालाना यानी 6,000 रुपए हर महीने का दिए जाने का वादा किया जा सकता है। मनरेगा की दिहाड़ी को बढ़ाकर 400 रुपए की जा सकती है और अल्पसंख्यक समाज के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का वादा किया जा सकता है और दलित समाज के लिए भेदभाव के खिलाफ रोहित वेमुला के नाम पर कानून बनाने के लिए वादा किया जा सकता है। अशोक गहलोत की जो सरकार चिरंजीवी योजना लेकर आई थी, उसी के तर्ज पर स्वास्थ्य बीमा योजना पूरे देश भर के अंदर लागू करने का वादा किया जा सकता है। खेल से जुड़े ग्रामीण बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की योजना का भी वादा किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए भी कांग्रेस पार्टी वादा कर सकती है। साथ साथ महिलाओं के लिए 6,000 प्रति माह देने के साथ साथ पेपर लीक पर सख्त कानून, जॉब का कैलेंडर जारी करने, केंद्र सरकार के 30 लाख पदों को भरने और सरकारी परीक्षा फॉर्म फ्री में करने को लेकर भी वादे किए जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो कमेटी की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट दे दी गई है। दोस्तों, साथ साथ जो जानकारी सामने आ रही है, एक वीडियो सामने आया है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के श्रावस्ती के कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से विरोध करना शुरू कर दिया है। रवीश कुमार की ओर से यह जानकारी दी गई है। बीजेपी मुख्यालय के सामने बाहरी नेता नहीं चाहिए के नारे लगाए जा रहे हैं। बीजेपी ने यहां से साकेत मिश्रा को मैदान में उतारा है, जिनको बाहरी बताकर भाजपाई कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को लेकर तो तुरंत मीडिया में न्यूज दिखाई जाती है, लेकिन इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन बीजेपी के कार्यकर्ता अपने ही नेता के खिलाफ कर रहे हैं। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के फैसले को चुनौती दे रहे हैं। इस पर कोई न्यूज नहीं दिखाई जा रही है। साफ तौर पर यह दिखाता है कि देश के अंदर किस तरीके से मीडिया एक पक्ष के खिलाफ एजेंडा चलाने में जुटा हुआ है, बाकी दूसरे पक्ष को लेकर एकदम शांति में बैठा हुआ है और यहाँ तक ये तारीफ करते खाली दिखाई देते हैं। साथ साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का एक कार्यक्रम बेगूसराय में आयोजित किया गया था। बेगूसराय में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद थे, विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी सीएम है वो भी मौजूद थे, उनके साथ दूसरे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद थे और राजेंद्र जो गवर्नर है वो भी मौजूद थे। उन्हीं के साथ में दोस्तों और भी इन्विटेशन भेजा गया था। सर्वेश कुमार एमएलसी को भेजा गया था इन्विटेशन, शंभू शरण को भेजा गया था जो एमपी है, इन्विटेशन भेजा गया था चिराग पासवान जो एमपी है उनको भी भेजा गया था, राधा मोहन सिंह को भी इस कार्यक्रम में आने के लिए कहा गया था। 2 मार्च के इस कार्यक्रम में बाकी सारे नेता तो मौजूद रहे, लेकिन एक चिराग पासवान ही मौजूद नहीं थे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी का अपने आप को हनुमान बताते हैं, यानी जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे वहां वहां चिराग पासवान रहेंगे। इस तरीके की कई बड़ी बातें उन्होंने की थी, लेकिन अब टिकट बंटवारे को लेकर आपसी मतभेद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि चिराग पासवान कोई
बीजी कार्यक्रम नहीं होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे हैं, जो साफ संकेत है कि आने वाले दिनों के अंदर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर और ज्यादा तलवारें खींचेंगी। साथ शराब नीति घोटाला मामले को लेकर ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने के लिए उनको 8 बार समन जारी किया है, लेकिन हर बार आम आदमी पार्टी के संयोजक ने समन को इग्नोर कर दिया इलीगल बताते हुए। और अब ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी किए गए 3 समन का पालन नहीं करने पर शिकायत दर्ज कराई थी। उस मामले में अब सुनवाई 16 मार्च को होने वाली है, यानी एक और मामला खोल दिया गया है समनों को रिप्लाई नहीं करने का। देखते हैं इस पूरे मामले पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी राइट टू एम्प्लॉयमेंट का भी एक बड़ा वादा कर सकती है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो मैनिफेस्टो बनाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान ही राइट टू एजुकेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया गया था, यानी लोगों को जानने का अधिकार और लोगों को शिक्षा का अधिकार संविधान के तहत संशोधन करके कांग्रेस पार्टी ने दिया था। अब राइट टू एम्प्लॉयमेंट का भी अधिकार दिया जा सकता है, जिसके कारण युवाओं को यह अधिकार रहेगा कि वो सरकार से मांग करे कि उनका एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। उनका यह अधिकार हो जाएगा। अगर सरकार एम्प्लॉयमेंट मुहैया नहीं करा पाएगी तो फिर मामला कोर्ट जाएगा और कोर्ट से युवा अपना रोजगार मांग सकेंगे। एक तरीके से क्रांतिकारी बदलाव होगा अगर ऐसा फैसला लिया जाता है। तो देखते हैं मैनिफेस्टो के अंदर और भी क्या चीजें ऐड की जाएगी। साथ साथ दोस्तों बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अलायंस लगभग बनता दिख रहा है। इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि बीजू जनता दल की ओर से एक लेटर जारी किया गया। इसमें लिखा गया है कि काफी बड़े नेता बीजू जनता दल के प्रेसिडेंट और ऑनरेबल सीएम नवीन पटनायक के साथ सीनियर नेताओं ने बैठक की है और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। इस डिस्कशन के अंदर हम लोगों ने फैसला लिया है कि 2036 तक जब उड़ीसा 100 साल कंप्लीट करेगा अपने राज्य बनने के, तब हम एक बड़े माइलस्टोन को अचीव करेंगे। इसके बाद बीजू जनता दल हर वो चीज करेगा जिससे राज्य के हित में कार्य किए जा सकते हैं, राज्य के लोगों के हित में कार्य किए जा सकेंगे। एक तरीके से उन्होंने संदेश दिया है, संकेत दिया है कि बीजेपी के साथ अलायंस करने को लेकर बीजू जनता दल बातचीत कर रही है। अवस्थी बोले कहा बीजू जनता दल के वरिष्ठतम नेताओं की भुवनेश्वर में आज बैठक हुई। पार्टी सुप्रीमो और सीएम नवीन पटनायक भी इसमें मौजूद रहे, लेकिन अंत में जो लाइन लिखी गई है वो काफी ज्यादा दिलचस्प है। इसमें लिखा गया है कि राज्य के हित में कोई भी फैसला लिया जाएगा, बीजू जनता दल उड़ीसा और राज्य के लोगों के व्यापक हितों के दिशा में कोई कदम उठाएगी। क्या इसका मतलब ये माना जाए कि बीजेपी के साथ अलायंस की बात चल रही है या फिर किसी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? एक तरीके से इसके दो अलग अलग मीनिंग भी निकल सकते हैं, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी अलायंस करेंगे। 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ सकती है लोकसभा का, बाकी की 7 सीटें बीजू जनता दल चुनावी मैदान में उतर सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अच्छी बात यह है कि पार्टी के पास अब क्लियर स्टैंड है कि वो बीजू जनता दल और बीजेपी को एक साथ सामने रखकर दोनों का विरोध करेंगे और ये स्पष्ट कर देंगे जनता के सामने कि दोनों के बीच में अलायंस है। ये आपस में पहले भी मिले हुए थे, लेकिन अब खुलकर अलायंस करने जा रहे हैं। साथ साथ दोस्तों हरियाणा से एक और बड़ी खबर आई है, जहां पर नकल करवाने के लिए लोग ऊपर चढ़ चढ़कर खिड़कियों पर जाकर अपनी जान हथेली पर रखकर चीटिंग करवा रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया कि यह शर्मनाक तस्वीर बीजेपी शासित राज्य हरियाणा के नूह की है, जहां नकल माफिया शासन प्रशासन पर हावी है। बीजेपी की सरकारों में नकल और पेपर लीक माफियाओं का बोलबाला है। जिधर देखो उधर बीजेपी युवाओं के भविष्य को बंटाधार करने में तुली हुई है। जाहिर है कि सब बगैर सत्ता के संरक्षण के संभव नहीं है। भ्रष्टाचार में सनी हुई सरकार युवाओं के साथ अन्याय कर रही है। यानी दोस्तों एक और लोगों के रोजगार का संकट है, दूसरी ओर परीक्षाएं भी सही से नहीं कराई जा रही, तो ये भी एक गंभीर मुद्दा बन गया है। साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कहा हरित क्रांति से लेकर श्वेत क्रांति हर जगह कांग्रेस पार्टी ने अपना योगदान दिया है। चाहे बड़े बड़े पीएसयू बनाना हो या फिर आईटी कंपनी देश के अंदर खोलना हो या फिर टेलीकॉम का रिवोल्यूशन करना हो या फिर इंक्लूसिव गवर्नेंस देने का मामला हो या फिर अधिकारों के आधार पर लोगों को न्याय देने का मामला हो, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से लोगों के हितों के लिए और भारत के विकास के लिए अपना कमिटमेंट दिखाया है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है न्याय के आधार पर। कांग्रेस पार्टी 5 तरीके के न्याय की बात करती है। मैनिफेस्टो में यही बातें तय की गई है। दोस्तों मैनिफेस्टो के जो नेता है, जिसमें पी चिदम्बरम से लेकर शशि थरूर और कांग्रेस पार्टी राज्यसभा के मेंबर है, इन सबने मिलकर यह ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसे जल्द पब्लिश किया जाएगा। देखते हैं क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या कांग्रेस पार्टी न्याय के आधार पर अपने पूरे मैनिफेस्टो को तैयार करेगी और कांग्रेस पार्टी के बाद बीजेपी कौन सा मैनिफेस्टो लेकर आती है? साथ कोलकाता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल पुलिस को पूरी तरीके से पक्षपाती बताया और संदेश खाली में ईडी के अधिकारियों पर 5 जनवरी के हुए हमले की जांच स्थानांतरित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को हिरासत के लिए केंद्रीय ब्यूरो को सौंप दिया गया है। केंद्रीय ब्यूरो यानी सीबीआई लगातार 2 दिनों से प्रयास कर रही थी कि शेख शाहजहां को अपने हिरासत में लिया जाए, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार पुलिस कस्टडी देने को तैयार नहीं थी। लेकिन आखिरकार कोर्ट ने फिर से आदेश दिया और वापस से सीबीआई को देना पड़ा है। कुल मिलाकर दोस्तों मामला काफी गंभीर हो चुका था। साथ साथ बीजेपी की यादव महासभा को लेकर वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति है जो मीडिया में काम करते हैं, उन्होंने जाकर लोगों से पूछा। इसमें यादव समारोह के दौरान बमुश्किल 2, 4, 5 यादव समाज के लोग कार्यक्रम में जाते हुए दिखाई दिए, माइक पर बोलते हुए दिखाई दिए। बाकी ज्यादातर लोग अन्य बिरादरी के यादव महासभा में शामिल हुए थे। इसके बाद सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या बीजेपी यादव महासभा करके यादव समाज के लोगों अपने साथ में लाने का प्रयास कर रही है और क्या वो विफल हो चुकी है, क्योंकि यादव समाज का समारोह भी बीजेपी के लोग नहीं करवा पा रहे हैं। यूपी कांग्रेस ने कहा कि भाजपा की यादव महासभा में ढूंढने पर भी नहीं मिले यादव। बीजेपी की जातिवादी सोच हर वर्ग के लोग समझ चुके हैं। अब इनके बहकावे में कोई नहीं आने वाला। देश की जनता जागरूक है, वो अपने मुद्दों पर वोट करेगी। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या फिर आप लोग की कोई और राय हो? दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ अखिलेश यादव और डिंपल यादव की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले जमकर शेयर की जा रही थी। आप लोग जानते हैं किनके द्वारा शेयर की जा रही होगी? दरअसल मुलायम सिंह यादव के स्मारक स्थल पर फूल चढ़ाए जा रहे थे। डिंपल यादव और अखिलेश यादव फूल चढ़ा रहे थे। सपा के नेता संदीप यादव ने मामला दर्ज कराया है। सोशल मीडिया पर फोटो लगाकर फूल चढ़ाने की बात लिखी गई। अतीक अहमद के कब्र पर फूल चढ़ाने की बात लिखी गई। सोशल मीडिया पर फोटो एडिट करके डाला गया था। जॉर्ज टाउन थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। दोस्तों यानी इतना गंभीर मामला
मामला है कि किसी भी एक इमेज को दूसरे तरीके से डालकर एक तरीके से इमेज समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और डिंपल यादव की खराब करने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है, क्या सख्त कार्रवाई वाकई की जाएगी। साथ साथ दोस्तों साहू महाराज ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है और अब लोकसभा का चुनाव कोल्हापुर से लड़ते दिखाई देंगे। कोल्हापुर के रॉयल फैमिली से आते हैं और इस बार एक पोटेंशियल कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी के, यानी जीतने की उनकी अच्छी स्थिति है। देखते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकट दिया जाता है नहीं दिया जाता। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे अर्जुन मोढाविया, जो कांग्रेस पार्टी के नेता है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ही उन्होंने एक पोस्ट किया था और प्रधानमंत्री मोदी की तुलना औरंगजेब से की थी, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और अपने आप को बीजेपी का प्राउड नेता बताने की कोशिश करने लगे हैं। कुल मिलाकर उनके पुराने ट्वीट को देखकर लोग कह सकते हैं कि उन्होंने पहले प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लोगों का जोरदार विरोध किया था, लेकिन अब अचानक से उनका हृदय परिवर्तन हो गया है चुनाव से पहले। हालांकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि विचारों को लेकर लड़ाई लड़ने वाले लोग कैसे अपना विचार पलट लेते हैं और कैसे उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो भी चुनाव से पहले। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ जयंत चौधरी से नाराज है भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत। कहा गठबंधन को लेकर उन्होंने उनसे कोई सलाह नहीं ली थी। दरअसल राकेश टिकैत, नरेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के नेता है, उनके राजनीति में काफी दखल मानी जाती है। दोस्तों जयंत चौधरी की राजनीति हमेशा से किसानों के इर्द गिर्द रही है और किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन टिकैत अहम भूमिका निभाता आया है। इसके बाद नरेश टिकैत कहते हैं कि हमारी सलाह के बिना यह फैसला लिया गया। ईवीएम की मोबाइल से तुलना उन्होंने करते हुए कहा कि पेन ड्राइव से बढ़ा देते हैं वोटों का आंकड़ा, बीजेपी की फिर बनेगी सरकार, ये भी उन्होंने दावा किया है। आप लोग इन दावों पर अपनी क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों क्या भारतीय जनता पार्टी में एक और वॉशिंग मशीन का काम शुरू होने वाला है? आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के नेता तापस रॉय ने आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दोनों मौजूद थे। इस दौरान जो ज्वाइनिंग हुई है इस पर अभिषेक बनर्जी ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का वॉशिंग मशीन एक बार फिर से शुरू हो गया है। ये वही नेता है जिन पर ईडी ने कुछ दिनों पहले 2 महीने पहले छापेमारी की थी। तापस राव के घर पर छापेमारी की गई थी। भारतीय जनता पार्टी की अब यही इमेज बन गई है कि वो खराब इमेज वाले लोगों को अपने साथ में लेकर आते हैं, फिर वॉशिंग मशीन से उनके दाग धुल जाते हैं और उसके बाद ये लोग अपने आप को कट्टर भाजपाई बताने लगते हैं। अभिषेक बनर्जी की ओर से निशाना साधा गया है। साथ साथ बीजेपी ने अपना कैंपेन का वीडियो भी डालना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2G स्कैम के दावे को दोहराते हुए लिखा गया कि अगर आप कांग्रेस का 2G स्कैम भूल गए तो पूरा देश भुगतेगा, भूलने की बीमारी पड़ेगी भारी, भूलना मत, यानी भूल कर भी कांग्रेस पार्टी को वोट मत देना। 2G स्कैम को याद दिलाते हुए बातें कही गई है, जिस पर जवाब देते हुए पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने कहा कि 2G स्कैम पर खुद सीबीआई कोर्ट ने साल 2017 में जजमेंट दिया कि कोई घोटाला नहीं हुआ, बल्कि कुछ लोगों ने साजिशन मिलकर इसे घोटाले की तरह दिखाया। बीजेपी अगर फैक्ट ना पता हो तो मेरा वीडियो देख सकते हैं। यानी दोस्तों जब कोर्ट की ओर से ही, सीबीआई की कोर्ट की ओर से ये बात कह दी गई है कि घोटाला हुआ ही नहीं था, तो उसके बाद प्रचार करने का क्या मतलब है? और डंके की चोट पर यह लिखना कि कांग्रेस का 2G स्कैम ये पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी का अपमान है, क्योंकि जब घोटाला हुआ ही नहीं, कोर्ट ने भी मना कर दिया, तो फिर कांग्रेस पार्टी के साथ इस घोटाले को जोड़ने का क्या मतलब है? आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। दोस्तों गंभीर सवाल इस पर पूछे जाने चाहिए थे। साथ साथ उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी हत्याकांड को उठाने वाले पत्रकार को देर रात गिरफ्तार किया गया। विरोध प्रदर्शन करते हुए लोग सड़कों पर उतर गए। पत्रकार आशुतोष नेगी इस आंदोलन के कवरेज के साथ साथ आंदोलन का संचालन भी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि सरकार के निर्देश पर उनको मंगलवार देर रात गिरफ्तार किया गया है। उनके गिरफ्तार होते ही लोग सड़कों पर आ गए, प्रदर्शन करने लगे। वरिष्ठ पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर भी उनके रिहाई की मांग उठाई है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। साथ साथ खड़गे बोले, कहा जिस घर में मोदी जी की फोटो आ गई उसको गरीबी लग गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उठते ही आप टीवी चालू करो तो मोदी दिख जाते हैं, मोदी की फोटो आ जाती है तो उस घर में गरीबी लग जाती है। वो विकास और गरीबों की भलाई नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़े, क्योंकि गरीब बच्चे पढ़कर आगे आएंगे तो उन्हें दिक्कत होगी। खड़गे ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला जारी रखते हुए कहा कि जब कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है तो उसको कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों आरएलपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में लगातार बातचीत जारी है। हनुमान बेनीवाल के कांग्रेस पार्टी अलायंस में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो गए हैं। 1 से 2 सीटों की डिमांड उन्होंने की है। देखते हैं कौन सी सीट कांग्रेस पार्टी देने को तैयार होगी, क्योंकि सचिन पायलट और उनके अच्छे संबंध है। दोनों नेता आपस में कई बार बातचीत कर चुके हैं। सचिन पायलट को एक अच्छा नेता भी मानते हैं हनुमान बेनीवाल। हालांकि कांग्रेस पार्टी के कई नेता इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पुराने उनके बयानों को भूला नहीं जा सकता, लेकिन राजनीति में कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है और सचिन पायलट के साथ उनकी बातचीत जारी है, तो अलायंस का ऐलान भी हो सकता है। इसी के साथ में भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के साथ भी अलायंस को लेकर चर्चाएं चल रही है। राजस्थान में अगर ये 2 अलायंस हो जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी की सीटें काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं। आप लोग अपनी राय जो लिख बताएगा। दोस्तों साथ साथ धर्म स्थलों को प्रचार के लिए इस्तेमाल न करें, चुनाव आयोग की ओर से नसीहत दी गई है। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को अपने नवीनतम एडवाइजरी में हिदायत दी है कि आगामी लोकसभा चुनाव में वे जाति, धर्म और भाषा के आधार पर वोट मांगने और भक्त भगवान संबंधों का उपहास करने से परहेज करें। साथ ही पूजा स्थलों यानी मंदिर, मस्जिदों, गुरुद्वारा और गिरजाघरों का प्रचार के लिए इस्तेमाल न करें। हालांकि एडवाइजरी कितनी पालन की जाएगी दोस्तों, इसके कई सारे सवाल है। साथ साथ दिल्ली के तुगलक रोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने के मामले पर एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस पार्टी के यूथ मोर्चा के कार्यकर्ताओं की ओर से ऐसा किया गया था। जानकारी देते हुए बताया गया है कि नगर पालिका ने शिकायत दर्ज की है और दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले पर शिकायत को एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो पोस्टर लगाए गए थे उसमें प्रधानमंत्री मोदी के मैं भी मोदी का परिवार कैंपेन को निशाने पर लिया गया था और प्रधानमंत्री मोदी के परिवार का हिस्सा कई लोगों को बताया गया था, जिसमें भ्रष्टाचार में शामिल बड़े बड़े बिजनेसमैनों के नाम लिए गए थे, चाहे नीरव मोदी हो या फिर मेहुल चौकसी हो या फिर विजय माल्या हो या फिर कुलदीप सेंगर
रविशंकर हो, चिन्मयानंद हो और कई और लोगों के नाम ऐड किए गए थे दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि अब कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की गई है। देखते हैं यूथ कांग्रेस की ओर से क्या कुछ कहा जाता है। साथ सुप्रीम कोर्ट के जज अभय एस ओका ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हमें अदालतों के अंदर पूजा अर्चना पर रोक लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक रीति रिवाज का पालन अदालतों के कार्यक्रम में नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान के लगभग 75 साल पूरे होने को है और हम लोगों को अब इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि भारत का संविधान सेकुलर है और इसीलिए किसी भी धार्मिक गतिविधि को सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अन्य कोर्ट के अंदर इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना को नमन करके हमको किसी भी कार्यक्रम में आगे बढ़ना चाहिए। जज की ओर से कही गई इन बातों में से किस बात पर आप लोग ज्यादा ध्यान देते हैं दोस्तों? क्या उनके द्वारा कही गई इस बात को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं या आप लोगों की कोई और राय है? लिखिएगा जरूर। साथ साथ दोस्तों रवीश कुमार ने उत्तराखंड में पत्रकार की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह बेहद दुखद तस्वीर है। एक पत्रकार जो लड़ाई लड़ रहा है, घुटने के बल उसको बिठाकर तस्वीरें खिंचवाई जा रही है, ये पूरी तरीके से गलत है। एक पत्रकार को ऐसे परेशान नहीं किया जा सकता जो 18 महीने से लगातार जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी कर रहा है और लगातार न्याय की मांग कर रहा है। दोस्तों इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे का नाम सामने आया था और इसीलिए मामला काफी गंभीर हो गया था। साथ श्रीनगर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के मद्देनजर 10वीं बोर्ड की परीक्षा टाले जाने की खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री मोदी आज कश्मीर आने वाले हैं। 7 मार्च यानी आज उनका कार्यक्रम होने वाला है। 10वीं बोर्ड की कक्षा की परीक्षा जो बोर्ड की होने वाली थी उसे स्थगित कर दिया गया है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में आ रही इस जानकारी के बाद कई सारे सवाल खड़े होते हैं। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा। क्या किसी नेता के किसी कार्यक्रम के लिए ऐसे बोर्ड की परीक्षा को स्थगित कर देना कितना सही है, कितना गलत है, लिखेगा जरूर। साथ साथ PhD कर चुकी रितु सिंह ने DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर पकौड़े का एक ठेला लगाया जिसका नाम रखा PhD पकौड़े वाली, जिसे हटवा दिया गया है। दोस्तों जबरदस्ती ठेले को हटाने की गई कार्रवाई का जोरदार तरीके से विरोध किया जा रहा है। लोग अपने तरीके से विरोध जता रहे हैं कि PhD करने के बाद भी रोजगार की स्थिति काफी ज्यादा भयावह है, बेरोजगारी काफी ज्यादा है। साथ साथ दोस्तों अमेठी चुनाव में उतरना चाहिए राहुल गांधी को, इससे कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन को फायदा मिलेगा। इस तरीके से कई एनालिसिस सामने आ रहे हैं। बीते दिन NDTV के एक पत्रकार ने रिपोर्ट देते हुए दावा कर दिया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने अपने क्षेत्रों से ही मैदान में उतरेंगे, यानी प्रियंका गांधी अमेठी से नहीं बल्कि रायबरेली से और राहुल गांधी अमेठी से ही मैदान में उतरेंगे। मुकाबला तय हो चुका है। आज सीटों का ऐलान भी औपचारिक तौर पर कर दिया जाएगा। रायबरेली को लेकर बीजेपी ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा, लेकिन अमेठी में भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी को फिर से रिपीट किया है। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर भी कई सारे सवाल है, क्योंकि अगर राहुल गांधी वायनाड नहीं जाते तो कांग्रेस पार्टी को सीटों का नुकसान हो सकता है। साथ समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के संभल लोकसभा सीट को लेकर उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, लेकिन शफीकुर रहमान बर्ग के निधन के बाद इस सीट को लेकर उन्होंने सांकेतिक तौर पर ही सस्पेंस को खोल दिया है। यही बड़ा कारण है कि उन्होंने जो बयान दिया है उसे अलग तरीके से अब लोग समझ पा रहे हैं। अखिलेश यादव पहुंचे थे संभल, जहां पर शफीकुर रहमान के परिवार से उन्होंने मुलाकात की है दोस्तों। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि बर्ग की सियासी विरासत उनका परिवार ही संभालेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अब शफीकुर रहमान की मृत्यु के बाद उनके बेटे को यहां से मैदान में उतार सकते हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी का यहाँ कैंडिडेट काफी मजबूत रहेगा दोस्तों, एक तरीके से सिंपैथी वोट भी मिलने वाला है। साथ साथ अखिलेश यादव बोले, कहा जितने भी अकाउंट है सब फर्जी है, मेरे बच्चों के कुछ अकाउंट तो बीजेपी वाले चलवा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव के बच्चों के कई सारे अकाउंट चलाए जा रहे हैं दोस्तों। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बच्चों के नाम से चल रहे सोशल मीडिया अकाउंट फर्जी हैं और कई बार अकाउंट की लिस्ट देकर FIR के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करना बीजेपी की साजिश को बयां करती है। सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की ओर से यह जानकारी देते हुए निशाना साधा गया है। बीजेपी के लोग फेक अकाउंट के माध्यम से दुष्प्रचार करते हैं और जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। भाजपा दुष्प्रचार और फेक न्यूज की जननी है। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने सुधीर शर्मा को AICC के सचिव के पद से हटा दिया है। कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को एक फैसला लिया है, जिसके तहत AICC के सचिव के पद पर तैनात सुधीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। इस तरीके के लिए गए फैसले पर आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार को अस्थिर करने के लिए कई सारे नेताओं के नाम सामने आए थे। उन नेताओं को खोज कर अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ साथ ED ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और केरल के पूर्व वित्त मंत्री थॉमस इसाक को बड़ा झटका दिया है। ED ने उन्हें मसाला बॉन्ड के मुद्दे से संबंधित सभी दस्तावेजों के साथ 12 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है। थॉमस इसाक इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं। केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड ने 2019 में मसाला बॉन्ड के माध्यम से 2150 करोड़ रुपए जुटाए थे। उस समय थॉमस इसाक पहली पिनरई सरकार 2016 से 2021 के बीच में वित्त मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे और उन पर कई सारे गंभीर आरोप लगे हैं दोस्तों। देखते हैं वो जाते हैं नहीं जाते। साथ साथ उड़ते उड़ते खबर मिली है कि लालवानी का टिकट कट रहा है इंदौर सीट पर। कैलाश विजयवर्गीय की ओर से यह जानकारी दी गई है। लोकसभा चुनाव से मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचार कर रहे हैं और प्रचार के दौरान इंदौर सहित 5 सीटों को लेकर नाम फाइनल अभी नहीं हुआ है। इंदौरी वो सीट है जहां पर पहले सुमित्रा महाजन चुनाव लड़ा करती थी, लेकिन 2019 के अंदर बीजेपी ने अपना फैसला बदला और नए नेता को मैदान में उतारता। इस बार उनके टिकट कटने की आशंका जाहिर की जा रही है। शंकर लालवानी के टिकट कटने को लेकर यह जानकारी है दोस्तों। साथ साथ महागठबंधन को लेकर CPI-ML के नेता महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि 1-2 दिन में महागठबंधन सब कुछ तय कर लेगा। नीतीश कुमार को लेकर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश जी की गारंटी तो प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं दे सकते। आप लोगों को अगर एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर लिखेगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत और इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि सभी लोगों के पास ये अपडेट पहुंच जाए। जय हिंद।